नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ऐसे कर्मठ और दूरदर्शी नेता जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम गढ़ने का काम किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मुखिया कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार जी की, जो मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। मंत्री जी, आप स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में उपस्थित हुए, इसके लिए हम और समूचा स्वराज एक्सप्रेस परिवार आपका स्वागत करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में होने वाले समुचित कार्यों की ओर। हमें यह कहने में कतई गुरेज नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में बनने वाली योजनाएं अब धरातल पर नजर आने लगी है। यही नहीं, हमारा प्रदेश यानी मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। निश्चित इसका श्रेय मौजूदा मंत्री यानी परमार जी को ही जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मातृभाषा को प्राथमिकता देकर उन्होंने जनता तक यह संदेश देने का प्रयास किया है कि शिक्षा उद्देश्य मात्र शिक्षा देना नहीं, बल्कि संस्कृति और उसकी जड़ों से जुड़ाव भी है। प्रदेश में छात्रों के समग्र मूल्यांकन के लिए नई आदर्श पद्धति हो या फिर ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का क्रियान्वयन अथवा सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात हो, सभी में पारदर्शिता होना उनकी प्राथमिकता का पहला पाठ रहा है। बहरहाल अब आने वाले समय में परमार जी उच्च शिक्षा को और कितनी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, साथ प्रदेश के छात्रों के लिए क्या विशेष करेंगे, आज हम सीधे उन्हीं से जानेंगे। साथ ही बात होगी अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी, सवाल हम करेंगे और जनता के भी होंगे। तो शुरू करते हैं जनता मांगे जवाब का आज का खास कार्यक्रम, लेकिन पहले देख लेते हैं परमार जी के राजनीतिक सफर पर एक झलक। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार और मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तथा आयुष जैसे बड़े महकमों के मंत्री इंदर सिंह परमार कुछ इसी अंदाज के लिए मशहूर है। संगठन के एजेंडे को हर हाल में अमली जामा पहनाने के लिए विख्यात इंदर सिंह परमार कभी इस बात का मलाल नहीं करते हैं कि उन्हें इसका यश मिलेगा या नहीं। इसलिए पहले प्रदेश की स्कूल शिक्षा और अब उच्च तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इसे भी बखूबी निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की काला पीपल तहसील के ग्राम पोचानेर के सामान्य कृषक श्री भैरूलाल परमार और श्रीमती राम कुंवर बाई परमार के घर 1 अगस्त 1964 को जन्मे बालक इंदर सिंह की कुंडली में समाज के लिए जीने की रेखाएं ऊपर वाले ने पहले से ही खींच कर दी थी। इसीलिए उम्र के जिस दौर में अन्य किशोर छात्र सपनों की दुनिया के साथ आगे बढ़ते हैं, उस दौर में भी इंदर सिंह समाज के लिए जीने लगे। स्कूली जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से ऐसा जुड़ाव हुआ कि पिता उम्र के लिए स्वयं सेवक हो गए। सुजालपुर से स्कूली शिक्षा पूरी कर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से महाविद्यालयीन शिक्षा में बीएससी तथा एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। मात्र 19 साल की उम्र में संघ की वैचारिकता वाले छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े तो तमाम दायित्व निभाते हुए 1989 में पूर्णकालिक हो गए। करीब 7 साल तक उन्होंने अपनी अथक मेहनत से विद्यार्थी परिषद का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो आज भी पूरे मालवा और निवाड़ अंचल में उनकी सफलता की कहानियां सुनाता है। साल 2000 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए सक्रिय राजनीति में जाने का आदेश हुआ तो राजनीति की राह पर चल पड़े। कुछ समय मोर्चे में काम करने के बाद भाजपा में काम करने लगे और जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक कई अहम पदों पर सफलता के झंडे गाड़े। पार्टी ने पहली बार 2013 के चुनाव में काला पीपल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने का आदेश दिया तो चुनाव मैदान में कूद पड़े और विजयश्री का वरण किया। अगली बार 2018 में सीट बदल दी गई और सुजालपुर सीट से चुनाव मैदान में उतार दिए गए। इस बार भी सफलता उनके हाथ में थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई तो अपने क्षेत्र के और जन कल्याण के लिए संघर्ष किया। मार्च 2020 में फिर भाजपा की सरकार बन गई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जुलाई 2020 में बनी पहली कैबिनेट में ही इंदर सिंह परमार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शामिल कर प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। समय कम था और काम बहुत थे, इसलिए इंदर सिंह परमार मचे हुए राजनीतिक की बजाय खांटी स्वयंसेवक वाले अंदाज में काम में जुट गए। कुछ ही दिनों में बदलाव की बयार का एहसास होने लगा। इसके चलते विपक्ष आरोप लगाने लगा कि वे स्कूली शिक्षा तंत्र में संघ का एजेंडा लागू कर रहे हैं, लेकिन संगठन खुश था, आम आदमी प्रभावित था, इसलिए इंदर सिंह परमार एजेंडे से न तो भटके और न ही अटके। आइए नजर डालते हैं इंदर सिंह परमार की स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में प्रमुख उपलब्धियों पर, जहां मंत्री के रूप में सिर्फ 3 साल ही काम करने का मौका मिला। स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला प्रथम राज्य बना। मध्य प्रदेश में आरटीई प्रतिपूर्ति राशि सिंगल क्लिक से जारी करने वाला प्रथम राज्य बना। मध्य प्रदेश शिक्षक प्रशिक्षण नीति जारी करने वाला प्रथम राज्य बना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुरूप स्कूली शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता। पारदर्शी ऑनलाइन स्थानांतरण नीति 2023 को कैबिनेट से मंजूरी दिलवाकर लागू की। पाठ्य पुस्तकों में प्रदेश के नायकों, महापुरुषों, संस्कृति, इतिहास आदि का समावेश। प्राथमिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों की प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धता सुनिश्चित की। बच्चों को बस्ते के बोझ से मुक्ति। सीएम राइज स्कूल भवनों को मूर्त रूप। प्रथम भव्य सीएम राइज भवन का शाजापुर जिले के गौलाना में लोकार्पण। इंदर सिंह परमार की अथक मेहनत रंग लाई और इसके परिणाम स्वरूप वे 2023 में फिर सुजालपुर सीट से विधायक निर्वाचित हो गए। इस बार उन्हें महाविद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का दायित्व सौंपा गया। इसमें उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा दोनों शामिल हैं। इंदर सिंह परमार बिना झुके और बिना रुके व्यवस्था की बेहतरी के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में हर महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा विभाग में 15 सदस्यीय भारतीय ज्ञान परंपरा शीर्ष समिति की स्थापना की गई। 3 सदस्यीय भारतीय ज्ञान परंपरा समन्वय प्रकोष्ठ की स्थापना भी उन्होंने करवाई। 1 साल से कम समय के कार्यकाल में इंदर सिंह परमार ने प्रदेश की उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल बदलाव की बयार बांधी। इस बयार में कई अव्यवस्थाएं बह गई तो कई अव्यवस्थाएं मजबूत नींव के साथ खड़ी हो गई। उनका मानना है कि अभी तो काम शुरू हुआ है। सभी भावी कार्य योजनाएं अमली जामा पहनेगी तो हमारा शिक्षा तंत्र बदले हुए रूप में दिखाई देगा, जो युवाओं के सुनहरे भविष्य की कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का मादा रखता होगा। आइए एक नजर डालते हैं इंदर सिंह परमार की उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री के रूप में 1 साल से भी कम समय की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं पर। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री के रूप में उपलब्धियां और कार्य योजना। समस्त 55 जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। समस्त पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान से समृद्ध पुस्तकालयों के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी के विद्यार्थी पुस्तक सहायता केंद्र की स्थापना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर 27-28 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर 10 संभागों में 1 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन अगस्त-सितंबर 2024 में किया गया। आईआईटी दिल्ली की मदद से शासकीय स्वशासी कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 90 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स। 7 नवीन विश्वविद्यालय, 13 शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में बीएससी कृषि पाठ्यक्रम का संचालन। समस्त स्वशासी महाविद्यालयों में सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से 7 कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। चयनित विश्वविद्यालय में बीएससी एवं बीबीए के पाठ्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित। तकनीकी शिक्षा अंतर्गत 10 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने की कार्य योजना। बच्चों के समग्र मूल्यांकन के लिए स्टूडेंट
परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने की कार्य योजना, देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की कार्य योजना, अपने दायित्वों का निर्वहन बिना झुके और बिना रुके करने वाले इंदर सिंह परमार की सादगी और सहजता उन्हें तमाम सियासतदारों से अलग कतार में खड़ा करती है। उस कतार में उनके साथ सियासतदार भले ना हो, लेकिन आम आदमी की भीड़ उनके साथ खड़ी होती है। शायद इसीलिए वे प्रारब्ध को भी पुरुषार्थ की ताकत से बदलने का मादा रखते हैं। सत्ता और सियासत के गलियारों में उनकी अलग धमक और चमक इसका समर्थन करती है। उनका एजेंडा सिर्फ संघ कार्य और समाज का कल्याण ही रहता है। तभी तो इंदर सिंह परमार के बारे में कहा जाता है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अजय त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो ये रहा हमारे मंत्री जी इंदर सिंह परमार जी का राजनीतिक सफर। चूंकि मैं यहाँ हूँ, जनता सवाल अपना शुरू करे, जवाब मंत्री जी दें, उसके पहले एक सवाल मंत्री जी मेरा आपसे है। वो सवाल इस बात को लेकर है कि जब खेलने खाने के दिन होते हैं, स्कूल के दिन होते हैं, उस दौरान आप संघ की ओर चल पड़े और संघ की ओर चले तो संघ के किन सिद्धांतों से प्रभावित हो करके आपने पूरी तरह, समय जनसंघ था जब आप संघ की ओर गए, तो किन सिद्धांतों से प्रभावित हो करके आपने संघ में जाने का रास्ता अपनाया? राष्ट्रवाद, एकात्मवाद या अन्य जो और हैं, अपने देश की अखंडता को लेकर किन सिद्धांतों को लेकर आप गए? देखिए, जब मैं 8वीं पास करके सुजालपुर में पढ़ने आया तो मेरे निवास के पास में राष्ट्रीय शिक्षक संघ की शाखा नियमित लगती थी एक मैदान पर जी। मैं उसको देखता था। एक दिन मन में आया कि अपने को भी यहाँ चलना चाहिए जी। एक दिन गया, उसके बाद धीरे धीरे करते करते संघ कार्य में आगे बढ़ता गया। संघ की प्रेरणा आती गई और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा संघ से मिलती गई। उसी में से निरंतर समाज राष्ट्र यही चिंतन जो संघ देता है, उसमें अपने आप को खपते गए, परिस्थिति बनती गई और अलग अलग प्रकार के दायित्व मिलते गए। जी। एक कहते हैं कि जब उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी जो अब भारतीय जनता पार्टी है, पहले जनसंघ थी, कि देश में और प्रदेश में उसकी सरकार आएगी। इन स्थितियों में जब आप पूर्णकालिक हो गए और लंबे समय तक आपने काम किया तो सामान्य तौर पे घर का विरोध झेलना पड़ता है कि भाई हमारा लड़का है, पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, नौकरी करेगा, अधिकारी बनेगा, और आपने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा या संघ के लिए। तो आपको घर का विरोध कभी झेलना पड़ा? देखिए, हमारे परिवार की पृष्ठभूमि थी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से जी। और केवल एक मेरे बड़े भाई शिक्षित थे, बाकी बहुत शिक्षित परिवार नहीं था। लेकिन घर के जो संस्कार थे, संघ से जुड़ने के कारण अच्छे लोगों के साथ बैठने के जो संस्कार थे, वो घर के लोगों को अनुभव होते थे कि अपना लड़का पढ़ने गया है लेकिन अच्छे लोगों के साथ बैठता है, इसलिए कहीं से कभी कोई विरोध नहीं हुआ। जी। जब मैं पूर्णकालिक निकला तब थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन उसको भी सब लोगों ने कहा ठीक है, समाज के लिए काम करना है, करना चाहिए, और मैं पूर्णकालिक बनकर निकल गया। इसलिए घर से कोई विरोध बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहा कि जिसके कारण कोई विपरीत परिस्थिति बने। सबने स्वीकार किया और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का अवसर मुझे घर के वातावरण के कारण ही मिल सका। एक हमारा आखिरी सवाल, फिर जनता सवाल करेगी। सवाल यह है, आप स्कूल शिक्षा मंत्री भी रहे, उच्च शिक्षा मंत्री अब है, आपने दोनों में कोई अंतर पाया? स्कूल शिक्षा विभाग चलाना कठिन है कि उच्च शिक्षा विभाग चलाना कठिन है? यानी आप कोई मकान बनता है तो फाउंडर भी रहे, फाउंडेशन भी आपने तय किया, अब आपने उसमें स्लैब डालने का भी काम कर रहे हैं, कौन सा ज़्यादा कठिन? देखिए, तो पहली बार मुझे स्कूल शिक्षा मंत्री बनाया जी, तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी, इसलिए प्रारंभ में लग रहा था कि बड़ा कठिन काम है, लेकिन धीरे धीरे उसको पढ़ते, अध्ययन करते करते वो लोगों ने जो प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, मार्गदर्शन दिया, उसके कारण से काम करने की पद्धति डेवलप की
और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझना, उसका क्रियान्वयन करने के लिए व्यवस्थाएं जुटाना, इसमें अपनी जो भूमिका होना चाहिए वो पूरी की। कोशिश की गई कि स्कूल शिक्षा विभाग, क्योंकि एक शिक्षा का एक प्रकार का बेस होता है और वही अच्छा निर्माण होगा तो आगे की शिक्षा ऑटोमेटिक ठीक होगी जी। उस भाव से काम किया। और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जहाँ शिक्षक है, कर्मचारी है, वो सबसे बड़ा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होता है जी। लेकिन सब लोगों ने सहयोग किया और कोशिश की गई कि अच्छा से अच्छा हम कर सकें। अभी हायर एजुकेशन है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने काफ़ी कुछ उच्च NEP को लेकर के काम किया है जी। और मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहाँ प्रारंभ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। तो इसलिए मोहन जी यादव का बहुत बड़ा योगदान है उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का, उनका परिश्रम है। उसी को आगे बढ़ाने का काम अब मेरे पास आया है। यहाँ मैन पावर कम है, अमला कम है जी। कॉलेज कम है, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज और महाविद्यालयों का जो समूह है वहाँ एक अच्छा वैचारिक और विद्यार्थी को एक जो टर्निंग पॉइंट जो बोलते हैं जी। उससे आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं तुलनात्मक रूप से दोनों विभागों को एक पवित्र भाव से, क्योंकि मैं शिक्षा को एक पवित्र दृष्टि से देखता हूँ कि एक मनुष्य निर्माण करने का, एक व्यक्ति निर्माण करने का काम शिक्षा है और ईश्वर ने मुझे लगता है कि ये अवसर दिया है। इसलिए ईश्वरी कार्य मान करके मैं पहले भी काम करता हूँ, आज भी उसी भाव से काम करता हूँ। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम ग्वालियर से चलते हैं सीधे, जहां से हरीश अपना सवाल करना चाह रहे हैं। हरीश अपना सवाल करें। मंत्री जी से मेरा सवाल यह है कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी रहा, लेकिन अब इसके कितने परिणाम आए हैं, इसकी क्या समीक्षा वर्तमान में की गई है और आगे क्या की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बाद मध्य प्रदेश में हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कहीं कहीं जहाँ कमी यदि कोई ध्यान में आती तो उसको भी निरंतर ठीक कर रहे हैं और बड़े बदलाव के साथ आज हम मध्य प्रदेश के क्षितिज पर दिख रहे हैं। हमने PM एक्सीलेंस का जो प्रयोग किया है बहुत अद्भुत होगा। जिस प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग में CM राय विद्यालय स्थापित किए थे, इसी प्रकार से PM एक्सीलेंस महाविद्यालय भी हमारे एक प्रकार के मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा को नए आयाम देने के काम करेंगे। चलो ग्वालियर से ही है गणेश जी है। गणेश जी अपना सवाल करें। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि मध्य प्रदेश में 18 से 23 वर्ष के युवाओं का GIR ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 28.9 पे पहुंच गया है, जो कि राष्ट्रीय रेशियो से भी काफ़ी अधिक है। तो सवाल ये है कि क्या इसके साथ मध्य प्रदेश में शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को सुधारने की भी कोशिश हो रही है? देखिए, जो GIR है यानी एडमिशन को लेकर होता है, प्रवेश को लेकर होता है और ये खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में अच्छे प्रवेश होता है, उच्च शिक्षा की ओर विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश की है और इसलिए 28.9 जो यहाँ का GIR है, राष्ट्रीय औसत जो है 28.4 से ज़्यादा है। ये मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि कारक रहा है। लेकिन गुणवत्ता का जहाँ तक सवाल है तो हम लगातार, क्योंकि अभी तक कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण से हम बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं दे पा रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद मध्य प्रदेश ने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। आज हम शिक्षकों के लिए अनिवार्य उपस्थिति तय कर चुके हैं, विद्यार्थियों की भी उपस्थिति पर हम काम कर रहे हैं और समय पर प्रवेश, समय पर पढ़ाई, समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम, इसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये जो सत्र होगा इसमें हम परिणाम भी समय पर दे सकेंगे। एक बड़ा काम मध्य प्रदेश के शैक्षणिक कैलेंडर को पालन कराने में हमारा होगा। चलिए जबलपुर चलते हैं जहां से अश्विन अपना सवाल करना चाह रहे हैं। अश्विन जी सवाल करें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने कुलपति का नाम बदल के कुलगुरु कर दिया है, इससे शिक्षा वर्ग को क्या लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, ये जो देश है शिक्षा नीति में अपने देश को केंद्रित करके व्यवस्थाएं बदली जा रही हैं। पहली बार NEP 2020 में
भारत केंद्रित शिक्षा की बात कही गई है। और भारत केंद्रित यानी भारत की परंपराएं, भारत की मान्यताएं और जिसके आधार पर भारत विश्वगुरु था, उन चीज़ों को बदलने का काम हम कर रहे हैं। भारतीय समाज में गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। एक व्यक्ति के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम भी एक शिक्षक करता है, गुरु करता है। और पति शब्द का हमारे यहाँ जो उपयोग है, आप जानते हैं किस रूप में किया जाता है। और इसलिए विश्वविद्यालय के मुखिया को हमने कुलगुरु नाम से संबोधित किया है, परिवर्तन किया है। निश्चित रूप से भारत की मान्यताओं को, विचार को विद्यार्थियों को मन मस्तिष्क तक बैठाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका में आने वाला है। और एक बड़ा निर्णय है जिसमें देश के कई राज्य भी इसी कदम की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। जबलपुर से चांदनी जी हैं। चांदनी जी अपना सवाल करें। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपने मध्य प्रदेश में और सभी प्रदेशों में अपनी गवर्नमेंट कॉलेज तो स्थापित किए हुए हैं, बट उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जो कि आगे की शिक्षा को प्रभावित कर रही हैं। तो आपने इसके लिए आगे क्या सोचा हुआ है? मेरा ये छोटा सा यही सवाल था। देखिए, हमने अभी मध्य प्रदेश में 55 अच्छे कॉलेज बनाने का, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाने का निर्णय किया है। सभी प्रकार की सुविधाएं इनमें देने वाले हैं। नए नए कोर्सेज प्रारंभ करने वाले हैं ताकि विद्यार्थियों को इधर उधर नहीं जाना पड़े। अपने ज़िले में ही किसी एक कॉलेज में अच्छी शिक्षा का लाभ मिल सकता है, क्योंकि सबसे सस्ती शिक्षा शासकीय महाविद्यालयों की है। और इसलिए हम निरंतर समीक्षा करते हैं और उसको और कैसे सुधार कर सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। ज़्यादा महाविद्यालय खोलने के पीछे का भाव ये है, उस क्षेत्र में दूर दूर तक महाविद्यालय नहीं होना और वहाँ के अभिभावकों की और छात्रों की मांग के अनुसार हमने कॉलेज स्थापित किए हैं। लेकिन 2-3 साल तक जब वहाँ की संख्या अच्छी रहती है तो हम निश्चित रूप से उनको अच्छे अधोसंरचना कर रहे हैं, पूरी फैकल्टी देने का काम कर रहे हैं और लगातार उस पर चल रहा है कि हमारे सभी कॉलेज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाए। चलिए, कटनी से सुमित पांडे जी हैं। सुमित जी अपना सवाल करें। माननीय मंत्री जी से मेरा एक सवाल है कि निजी क्षेत्र में विद्यालय, विश्वविद्यालय में आकर्षण करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? देखिए, सरकारी क्षेत्र यानी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हम बदलाव करने जा रहे हैं और नए नए पाठ्यक्रम, फिनटेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एग्रीकल्चर में बीएससी है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय कॉलेजों में इस साल से प्रारंभ कर दिया गया। अच्छी व्यवस्था के साथ प्रारंभ कर दिया गया। धीरे धीरे और भी विषय जो छूट रहे हैं, विमानन एक हमने विषय जोड़ा है, ऐसे और भी विषय हम जोड़ते जाएंगे और प्राइवेट और सरकार की व्यवस्था वाले दोनों जगह के विश्वविद्यालय अच्छा काम करेंगे। प्राइवेट विश्वविद्यालय का भी समाज में बड़ा योगदान है, इसलिए उनके योगदान को भी हम स्वीकार करते हैं। साथ में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो हमारे रिसोर्स है उनका भी हम आदान प्रदान कर सकें और नॉलेज है उसका भी आदान प्रदान कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था में भी अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के हम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर रिसोर्स का आदान प्रदान करने का काम हम करेंगे। कटनी से अभिषेक तिवारी हैं। अभिषेक जी अपना सवाल करें। माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल यह है कि रोजगार मूलक प्रोफेशनल पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक लागू करने की सरकार की क्या योजना है? सरकारी कॉलेज जी, सरकारी कॉलेजों में मैंने अभी बताया है, जो पीएम एक्सीलेंस है, हमने रोजगार मूलक ही पाठ्यक्रम उसमें प्रारंभ कर रहे हैं और केवल 55 कॉलेज नहीं, इसके लिए हमने 70 कॉलेजों का चयन किया है जिनमें तेज गति के साथ काम चल रहा है। टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं कि अभी तक हमारे जो कोर्स चलते थे वो परंपरागत रूप से चलते थे, इसलिए छात्र आए या नहीं आए, यदि किसी ने डिप्लोमा डिग्री कर लिया तो बाद में उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, हमारी इंडस्ट्री को कैसे लोगों की ज़रूरत है, किस प्रकार के हैंड्स की ज़रूरत है, उस प्रकार का कोई कोर्स या पाठ्यक्रम नहीं बनता था। हम पहली बार करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कि टेक्निकल एजुकेशन में भी इंडस्ट्री के साथ में विमर्श करके हम नए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे ताकि मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री को मध्य प्रदेश के ही लोग, योग्य लोग उसमें मिल जाए। चलिए, छिंदवाड़ा जहाँ कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है, हालांकि अब रहा नहीं है, अब आप ही का गढ़ हो गया है। बंटी साहू वहाँ सांसद हो गए हैं और लगातार आपका गढ़ होता जा रहा है छिंदवाड़ा। वहाँ से उमेश कुमार अपना सवाल करना चाह रहे हैं। उमेश जी सवाल करें। मेरा मंत्री जी से, निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन
खोल तो दिए हैं, लेकिन अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीट खाली रह जा रही है। क्या इन्हें बेहतर करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकार के साथ साथ समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को शिक्षा के क्षेत्र में अनुमति दी है, और जो जो कॉलेज अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम कर रहे हैं वो कॉलेज आज भी है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज होंगे, चाहे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक होंगे, सभी प्रकार के कॉलेज प्राइवेट सेक्टर के भी अच्छे चल रहे, विश्वविद्यालय भी अच्छे चले। इसलिए सरकार ने केवल अनुमति देने का काम किया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, शासन की शर्तों के अनुरूप, नई शिक्षा नीति के अनुरूप उनमें पढ़ाई करना, ये काम उन प्राइवेट महाविद्यालय को संचालकों की जवाबदारी है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा देने में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से ही हमारे साथ डाली है। डाली जी, अपना सवाल करें। मैं छिंदवाड़े से हूँ। मंत्री जी, आपसे एक क्वेश्चन है। छिंदवाड़ा मंत्री जी, छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार कोई एक स्थायी फैसला क्यों नहीं ले रही है? देखिए, छात्र संघ चुनाव जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने सैद्धांतिक रूप से उस पर सहमति सरकार की ओर से हो चुकी है, परंतु इसके जो दूसरे पक्ष है, विश्वविद्यालय है, प्रोफेसर है, अभिभावक है, उनसे विचार विमर्श की प्रक्रिया के कारण इस साल हम छात्र संघ चुनाव समय पर नहीं करा पाए, लेकिन वो प्रक्रिया चल रही है। अगले साल हम निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव कराएंगे। इसमें एक हमारा पूरक सवाल ये है कि पहले निश्चित तौर पे ये तर्क दिया गया था, चित्रकांत जायसवाल जी के समय जब बोरा जी के मुख्यमंत्री थे तब से चुनाव बंद हो गए यूनिवर्सिटी के लेके, लेकिन वो ये कहे कि असामाजिक तत्वों का जवाबड़ा हो जाता है, जो छात्र नेता हैं वो पढ़ते नहीं हैं, अन्य तरह के कई कारण बताए गए। लेकिन एक जो पॉजिटिव प्लस वो कारण ये था, ये भी है कि छात्र राजनीति से राजनीति भी सीखते थे लोग, जो आगे चल के उस राजनीति को अपने प्रदेश के विकास में भी उपयोग होता था, सोच भी बढ़ती थी, वो कम हुई है क्या? देखिए, छात्र संघ से निश्चित रूप से नेतृत्व उभरता है, नेतृत्व खड़ा होता है, लेकिन जिन लोगों का ये सोच है कि भाई छात्र संघ चुनाव से असामाजिक तत्व या गुंडागर्दी होती है, मैं उसको नहीं मानता हूँ जी। चुनाव किसी भी प्रकार का हो, वो शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। लोकसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। जहाँ कभी कभार कोई घटना हो जाती है, इसका मतलब वो चुनाव हम बंद कर देंगे, वो थोड़ी है। लोकतंत्र में तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आदर्श व्यवस्था के साथ में चुनाव कराने की संवैधानिक जो व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है। यदि उसमें कोई कमी होती है तो उसको जवाबदार लोगों को ठीक करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब चुनाव नहीं हो, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। हमारी सरकार ने नीतिगत रूप से हम चुनाव कराने के पक्षधर है। विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी होकर के एक अच्छे वातावरण में हम चुनाव कराने के मत में हैं, लेकिन वो अगले साल तक हम उस काम को, मैं समझता हूँ, समय पर चुनाव करा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो से आपने कहा, हमारे दर्शक, हमारे छात्र नेता जो हैं वो खुश हो जाएंगे और उनको कि अगले साल से चुनाव निश्चित तौर पे, आपकी बातों से तो लग रहा है चुनाव निश्चित तौर पर चुनाव होंगे। अब भिंड से हमारे साथ सुमित जी हैं। सुमित जी, सवाल करें। मैं भिंड जिले से बोल रहा हूँ। मेरा मंत्री जी से ये सवाल है कि सेमेस्टर सिस्टम को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। कई बार सरकार भी सेमेस्टर सिस्टम को समाप्त करने का मन बनाती है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाता है। देखिए भैया, NEP 2020 सेमेस्टर सिस्टम की ओर आगे बढ़ाने का एक संकेत करती है। हमने, क्योंकि सतत मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए विद्यार्थी का मूल्यांकन ठीक हो, समय पर हो, इसलिए सेमेस्टर प्रणाली हम लागू कर रहे हैं। कई जगह पर लागू है, लेकिन उसको हम सभी जगह पर लागू कर रहे हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो सेमेस्टर प्रणाली पर ही आगे काम होने वाला, उसी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो भिंड से ही है हमारे साथ जय कुमार जैन। जय जी, सवाल करें। मैं भिंड से बोल रहा हूँ। मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हाउस का बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है, ताकि छोटे शहरों तक
और उसकी शिक्षा दी जा सके। आयुष विभाग में हमने अभी पहली बार बहुत बड़े निर्णय किए हैं। हम 11 नए महाविद्यालय खोलने पर काम कर रहे हैं, जिसमें से 5 महाविद्यालयों को इसी साल केंद्र से अनुमति मिल चुकी है। हम आने वाले समय में हर संभाग के अधिकांश मुख्यालयों पर कॉलेज स्थापित होगा। वहीं नहीं, हम कई जिला केंद्रों पर भी महाविद्यालय स्थापित करेंगे, विशेषकर से दूरस्थ क्षेत्र और ट्राइबल क्षेत्र में हर जगह पर हमारे महाविद्यालय स्थापित हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का महत्वपूर्ण एजेंडा है, जिस पर हम काम कर चुके हैं। और खुशी की बात है कि जिसमें से 5 आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को इसी साल भारत सरकार से मान्यता मिल गई है। हम मंडला चले, उसके पहले हम हमारे सहयोगी और एग्जीक्यूटिव स्वराज एक्सप्रेस के अजय त्रिपाठी जी अपना एक सवाल करना चाह रहे हैं। अजय जी, सवाल करें। ये है कि क्या मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में ऐसी कोई प्रयास सरकार कर रही है कि नेशनल स्तर पर अच्छी ग्रेडिंग हमको मिल सके? देखिए, अभी हम नेक में आए हैं, कई ऐसे विश्वविद्यालय हमारे नेक में के उसमें बैठे हैं, उसमें A+ तक ऐसे सब हम सम्मिलित हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालयों का अच्छा नाम है। आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर की जो नेक होती है वो तो है ही, उनका जो सिस्टम है, लेकिन हम मध्य प्रदेश में भी कॉलेजों की भी ग्रेडिंग करने वाले हैं, ताकि हमारे कॉलेजों को लगे कि हम किस स्थान पर खड़े हैं। इस प्रकार का एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो सकती है, कैसे हम उसमें अच्छे उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हमने विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने पर भी हम काम करने जाएंगे, ताकि आने वाले समय में विद्यार्थियों को लगे कि हमारी जो हम कर रहे हैं वो कहाँ तक खड़े हैं, उनको अपना आकलन करने का भी अवसर मिलेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि उपस्थिति को लेकर एक बड़ा हम सकारात्मक पहल मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। हमारे पास 2 प्रकार के थे, एक प्रकार शक्ति का था और दूसरी प्रकार का एक पॉजिटिव मैसेज था। तो हमने दोनों पर बहुत विचार किया है। एक में था कि भाई जो छात्रवृत्ति लेते हैं और ऐसे विद्यार्थी हैं लेकिन फिर भी वो कॉलेज में नहीं आते हैं, 75% उनकी उपस्थिति नहीं होती, एक तो उस पर हम काम करने जा रहे थे। लेकिन साथ में एक और पॉजिटिव कि हम विद्यार्थियों की उपस्थिति को भी क्रेडिट के रूप में कन्वर्ट करें। उपस्थिति भी जिस प्रकार से किसी फैकल्टी में उसको अंक मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, और उसका जब वार्षिक रिजल्ट रहता है तो उसमें वो जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से उपस्थिति को भी उसमें जोड़ने पर हम काम करने जा रहे हैं। अगले साल से व्यवस्था एक प्रकार से पूरी व्यवस्थित कर देंगे, ताकि विद्यार्थी स्वयं कॉलेज में उपस्थित रह करके अपनी क्रेडिट बढ़ाने का काम कर सके। अजय जी, कोई और सवाल है आपका? एक सवाल मेरे पास और था। एक सवाल मेरा ये था कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा कुछ दिन पहले जयभान सिंह पवैया जी के हाथ में थी, उसके बाद ये कमान डॉक्टर मोहन यादव जी को मिली, आज जो मुख्यमंत्री है, और उसके बाद आपके पास कमान है। तीनों नेताओं की छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता, राष्ट्रवादी नेता की है। तो क्या ये मान के चला जाए कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है? देखिए, भारत केंद्रित शिक्षा ये देश में होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद में ही देश में भारत केंद्रित शिक्षा लागू करने की जरूरत थी। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकारों ने वो नहीं किया, और 2020 में जब एनईपी लागू की गई है, नीति बनाई गई है, तो उसमें भारत केंद्रित शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बड़ा महत्व है। हम तो केवल अपने देश की परंपरा, अपने देश की अच्छी शिक्षा, यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ में सब चीज़ों को विकसित करना, इस प्रकार का मंशा है। इसमें किसी उसका भाव नहीं है। ये तो देश की आवश्यकता है। देश, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचे, भारत के लोग भारत के बारे में सोचे। ये हर देश के लोगों को अपने अपने देश के बारे में विचार करना चाहिए, और शिक्षा नीति से शिक्षा से इसी प्रकार के लोग निर्माण होना चाहिए जो राष्ट्रभक्त और देशभक्त हो। चलिए, बिल्कुल। अरविंद है मंडला से हमारे साथ। अरविंद सोनी जी, अपना सवाल करें। मेरा आपसे एक सवाल है। आप कई बार कह चुके हैं कि इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं, हमारे पूर्वजों ने की थी। देखिए, आप तो शिक्षा मंत्री हैं, क्या इतिहास को बदलने की कोशिश? देखिए, इतिहास को बदला नहीं जा सकता है।
इतिहास जो सत्य होता है वही होता है, लेकिन जिन लोगों ने इतिहास को गलत तथ्यों के साथ पढ़ाया गया है उसको ठीक करने का काम इतिहासविद, शिक्षाविद ये सब लोग करते हैं, और वही काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लोग करेंगे, जो विद्वान लोग हैं करेंगे, अध्ययन करके करेंगे। मैंने जिस बात का उल्लेख किया था वो इस रूप में किया था कि भारत के बच्चों को किसी दूसरे देश की खोज के बारे में पढ़ाने की आवश्यकता थी क्या, और यदि आवश्यकता थी तो भारत का भी दुनिया में 7वीं, 8वीं और 9वीं शताब्दी में सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहा है। हमारे देश के लोग कोई व्यापारी के रूप में, कोई आध्यात्मिक दूत के रूप में दुनिया के कई देशों में गए, जिसमें अमेरिका जैसे देश में भी गए हैं। इस संदर्भ में मेरा उल्लेख था, और भारत की वैसे मान्यता है ज्ञान को किसी नाम से पेटेंट कराने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम तो किसी खोज में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन भारत के बच्चों को यदि पढ़ाना ही चाहिए तो ये पढ़ाते कि भाई हमारे पूर्वज 8वीं शताब्दी में ऐसे ऐसे दुनिया के देशों में व्यापार करने गए हैं, वहाँ प्रमाण मिले हैं। मैंने उस समय भी प्रमाण बोला है और आज भी मैं उस प्रमाण के साथ अपनी बात पर डटा हुआ हूँ। इसलिए गलत तथ्यों को भारत के बच्चों को क्यों पढ़ाना? ये कांग्रेस की सरकार ने, जो वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास लिख दिया, उसी गलत इतिहास को, जिन लोगों के मन में देश और स्वाभिमान की भावना नहीं है, ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ाने की, उनके द्वारा जो लिखित इतिहास पढ़ाने की ये प्रचलन किया गया। मैं समझता हूं कि इतिहास को सही लिखना चाहिए। जो विदेशी था विदेशी रहेगा, जो आक्रांता होगा, जो लुटेरा है लुटेरा होगा। वो देशभक्त नहीं हो सकता लुटेरा, लुटेरा महान नहीं हो सकता भारत के लिए। इसलिए लुटेरे को लुटेरे लिखना है, सही नहीं लिखा गया, और उसके लिए जो विद्वान लोग हैं वो सारे उस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वैज्ञानिक पद्धति से वो सारा जैसा बदलाव होता है वो बदलाव करेंगे, सही इतिहास के सही पन्नों को, सही चीजों को सबके सामने लाने का काम करेंगे। मंडला से ही सुनील कुमार है, अपना सवाल करें। सुनील जी। शिक्षा मंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि आपने जो सूर्य ग्रह स्थिर होने के वैज्ञानिक के दावों को जो खारिज कर दिया है और दावा किया है कि यह जिक्र हजारों साल पहले ऋग्वेद में आ चुका है, तो क्या यह जानकारी पाठ्यक्रम में भी आपके द्वारा, आपके कार्यकाल में आपके शिक्षकों द्वारा पढ़ाई? देखिए, ये ऐतिहासिक सत्य है। अरस्तु और टलोमी, इन लोगों ने लंबे समय तक दुनिया के परिदृश्य पर ये कहते रहे कि पृथ्वी स्थिर है। बाद में कोपरनिकस 1542 में कहा कि सूर्य स्थिर है। अरस्तु और टोलमी कहते रहे कि पृथ्वी स्थिर है। कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य स्थिर है। बाद में गैलीलियो ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि यह सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके आगे पीछे चक्कर लगाती है। मेरा तो केवल इतना सा कहना था कि भारत का जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा में ऋग्वेद को जो मान्यता है कि 10,000 साल पहले लिखा गया ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद के एक सूक्त के एक श्लोक में सूर्य के बारे में वर्णन है और लिखा गया है कि पृथ्वी पूर्व की ओर आगे बढ़ती है और सूर्य के चक्कर लगाती है। यानी भारत के लोग पहले से जानते थे कि सूर्य स्थिर है और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। हमारे पास इतने साल पहले का ज्ञान था, किसी ने देखा नहीं। वो देखा था उनको, क्योंकि इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है, आप ये समझिए कि विजेता इतिहास लिखता रहा आज तक। और विजेता कौन थे? क्योंकि हम पराजित हो चुके थे, हम पर परकी शासन था, तो उन लोगों ने भारत के इतिहास को गलत संदर्भों के साथ, गलत चीज़ों के साथ, जो भारत की चीज थी, जो जानते थे हम, ये जो जानकारी ऋग्वेद में लिखी, किसी व्यक्ति ने पहले इसकी तथ्य जुटाए होंगे, तभी तो क्या होगा। आर्यभट्ट 1500 साल हो गए, 1500 साल पहले पृथ्वी को गोल मान रहे थे। भूगोल ये भारत का शब्द है, दुनिया के लोग पृथ्वी को वो कहते थे। लेकिन जब आर्यभट्ट ने पृथ्वी का व्यास निकाला, तो आज के अत्याधुनिक पद्धति से, टेक्नोलॉजी से जो पृथ्वी का व्यास निकाला है, उसमें कितना सा अंतर है।
39,968 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास आर्यभट्ट ने माना, उन्होंने जो गणना की थी उसके अनुसार। और आज जो वास्तविक जो ना वो किया है, व्यास निकाला है, वो 40,075 है, यानी 107 किलोमीटर का केवल अंतर है। 1500 साल पहले हमारे लोगों के पास कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी होगी जिससे व्यास निकाल दिया। इसलिए मेरा कहना है कि दुनिया के वैज्ञानिकों के पास, दुनिया के लोगों ने शोध किया है, रिसर्च किया है, उनका भी अपना अध्ययन है, उसको हम नकार नहीं रहे, लेकिन भारत के लोगों का भी अपना अध्ययन था। हमारे पूर्वजों ने भी रिसर्च किया था और रिसर्च के आधार पर कई बातें परंपरा में डाल दी थी। इसलिए आज नई शिक्षा नीति भी ये कह रही है, हम भी सबसे आह्वान यही कर रहे हैं कि आइए भारत की इन मान्यताओं और परंपराओं पर लोग रिसर्च करें, अध्ययन करें। ये रूढ़िवाद पर आधारित है या श्रेष्ठ विज्ञान के आधार पर हमारे पूर्वजों ने निर्मित की है, इसलिए रिसर्च के आधार पर उसको सिद्ध करने की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी न किसी को जो ज्ञान हुआ था, वो ज्ञान कभी किसी ने उस पर रिसर्च किया था, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सभी विषयों पर रिसर्च किया था, जिसके आधार पर ये सारे बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में, यहाँ के राष्ट्रीय ग्रंथों में लिखा गया है। आज की दुनिया दस्तावेज मांगती है, हम दस्तावेज और प्रमाण इकट्ठा करने पर ही काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सब तथ्यों के सामने, दुनिया के सामने सारी चीजें आने वाली है। मैं ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि आज मेरा भी इसमें थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा है। आपने जो बताया 39,700 कुछ समथिंग और 40,000, ये अगर आप पाठ्यक्रम में कहीं ढलवा दे तो शायद, अभी तो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, आपको सुना और उनको मालूम होगा, हमें मालूम होगा, हम पहली बार सुना। देखिए, जितने भी अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर मध्य प्रदेश बहुत तेज गति के साथ काम कर रहा है, हमारे प्रोफेसर, शिक्षाविद उस भारतीय ज्ञान परंपरा पर लगातार काम करते जा रहे हैं। सरकार तो केवल जो अच्छा कर रहे हैं उसको समझने का कोशिश कर रही है, लेकिन शिक्षाविद उस पर काम कर रहे हैं, उन विषय के एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। और अभी तक जो कुछ जोड़ा गया था वो एक कालखंड के बाद का जोड़ा गया था जी, यानी अंग्रेजों के हमारे देश में आने के बाद ही सारी कुछ देश में विकास हुआ है, तरह तरह की बातें की गई थी। लेकिन भारत ईसा के पहले का भी भारत है, और केवल 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार साल नहीं, भारत लाखों वर्ष पुराना भारत है। इसलिए भारत के पास में बहुत सारा नॉलेज था, वो सब निकल करके आज आ रहा है। और हमारे जो शिक्षाविद है उचित माध्यम से बच्चों तक वो बात पहुंचाने की काम करेंगे। पाठ्यक्रम में भी जोड़ने की जरूरत होगी तो जोड़ेंगे। कई सारे विषय में, मैथमेटिक्स के है, सब जानते हैं कि शून्य के बारे में दुनिया के लोग, हमारे यहाँ भी एक जीरो दिया मेरे भारत ने, सब लोग गुनगुनाते हैं। लेकिन आखिर में हमारी क्या है उसमें हमारा योगदान भारत का, उस योगदान का उल्लेख यदि मैथमेटिक्स में करते हैं तो अपराध क्या, गलत क्या है? हम भारत के भाव को प्रकट करना चाहते हैं। यदि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कोई चर्चा होती है, मैथमेटिक्स से विद्यार्थी वही पढ़ते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने लिखा उनका मानस भारत केंद्रित नहीं था। जिन लोगों ने लिखा उन्होंने किसी विदेशी के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन उसके भारत में भी उनके पहले किसी ने काम किया होगा। तो बोधायन नाम के गणितज्ञ ने इसी सूत्र को पाइथागोरस के सैकड़ों साल पहले सरल तरीके से सिद्ध कर दिया था। तो हम पाइथागोरस ने भी किया है, लेकिन बोधायन ने पहले कर चुके थे, उसी काम को बाद में पाइथागोरस ने भी करने का काम किया है। इस प्रकार से चाहे फिजिक्स होगा, चाहे केमिस्ट्री होगी, चाहे बॉटनी होगी, चाहे जूलॉजी होगी, या राजनीति होगी, या इकोनॉमिक्स हो गए, सभी विषय में भारतीय दृष्टिकोण रहा है कभी न कभी। मैं एक उदाहरण देता हूं आप सब लोगों के सामने कि भारत की परंपरा में हम सारे लोग, कोई मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, कोई क्या करते हैं, सब करते हैं, लेकिन भारत के पास एक ऐसा मैनेजमेंट का तंत्र है जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं रखते हैं। अभी एक दिन मैं कॉलेज में, बेटियों के कॉलेज में गया था। मैंने बेटियों से पूछा कि बेटियां बताओ, तुम्हारे घर में किचन में कितने घरों में छोटी तराजू है? बेटियों ने कहा अंकल हमारे घर में नहीं है। सब ने हाथ खड़ा करके नहीं है। मैंने फिर पूछा था, अच्छा बताओ, जब आपकी माँ आटे में नमक डालती है तो कैसे डालती है? क्या कोई तराजू है? बोले नहीं। मैंने पूछा कि जब सब्जी में मिर्च डालती है, मसाला डालती है, तो कोई तराजू का उपयोग करती है? तो बोले नहीं करती है। और ये मैनेजमेंट के बारे में हमारे लोग रिसर्च क्यों नहीं करे?
ये इतना बड़ा सिस्टम है जो हजारों साल से समाज में निगाह से केवल आकलन करने की क्षमता है तो भारत के लोगों में है। भारत की जिस महिला को, जिस बहन को अशिक्षित कहा है, वो भी सही आकलन करती है, केवल आंख से आकलन करती है, तराजू की जरूरत नहीं होती है। इसलिए श्रेष्ठ किचन के सिस्टम पर भी अध्ययन क्यों नहीं करना चाहिए लोगों को, ये मेरा आग्रह है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भारत की जो अच्छाइयां हैं, भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उन पर लोग रिसर्च करेंगे और अपने ज्ञान पर गर्व करेंगे और उद्घोष करेंगे दुनिया के मंच पर कि भारत के पास भी श्रेष्ठ ज्ञान है। बस हमने केवल उस ज्ञान का पेटेंट इसलिए नहीं किया कि ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, ये समाज के लिए ज्ञान होता है। इसी भाव से शायद हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने किसी भी ज्ञान पर अपनी सील नहीं लगाई, उसको सर्व समाज के लिए छोड़ दिया। इसलिए कई परंपरा आज भी, आज देखोगे एक गांव में यदि अशिक्षित आदमी भी है, उस गांव में कितने भी पेड़ पौधे हैं, उनका गुण दोष के बारे में एक अशिक्षित आदमी बता सकता है। अब उन्होंने तो रिसर्च नहीं किया, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत के उन ऋषि मुनियों ने जरूर कभी न कभी रिसर्च किया था, उसके आधार पर उन्होंने परंपरा स्थापित की है, वो विज्ञान के आधार पर है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर फिर से काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बड़ा संदेश होगा कि हम अपने ज्ञान पर भी रिसर्च करें, अध्ययन करें, और सही है तो उसको विज्ञान के आधार पर सबको बताने का काम करें कि हमारे पूर्वज ये सब कुछ जानते थे, आगे दुनिया भी अब जान रही है, हमें कोई तकलीफ नहीं है दुनिया जाने तो, लेकिन भारत के लोगों को कुछ नहीं आता है, ये भी हम अब सहन करने के लिए भारत के लोग तैयार नहीं होंगे। सब ज्ञान सबको मिल जाएगा। तो ये तकनीकी जो बहुत सारी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को, ये तकनीकी जानकारी आप साइंस के विद्यार्थियों के पढ़े हैं उससे मिली, या आप संघ से जुड़ने के बाद बहुत सारे वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ा है उससे मिली? देखिए, जब मैं पढ़ता था तब तो वही जो सब लोगों ने पढ़ा, चाहे मैथमेटिक्स होगा, चाहे फिजिक्स होगा, चाहे केमिस्ट्री होगा, चाहे इतिहास होगी, सब किताबों में वही पढ़ने में आया जी। वही जो लिख दिया है वही पढ़ाना है। जिन्होंने कह दिया कि अंग्रेज बहुत श्रेष्ठ थे वही पढ़ाया है, उन्होंने कहा वो बहुत अच्छे थे वही पढ़ाया। किसी ने कहा कि ये देश था ही नहीं, राजनीतिक रूप से देश तो अंग्रेजों के बनाया है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे हम पढ़ने लगे तो ध्यान में आने लगा कि भारत के पास सब कुछ श्रेष्ठ था। हमारे पास सोने की, लोग देश को चिड़िया कहते थे, तो सोने की खदान 2200 साल पहले प्रमाण सही थे, सबसे बड़ी विश्व की हमारे पास सोने की खदान थी। और जिंक बनाने का, राजस्थान के जवर में जिंक बनाने का काम ईसा के 700-800 साल पहले लोगों ने किया है, उसके प्रमाण मिले हैं। लोग कहते हैं ओलंपिक के बारे में कि 2800 साल ओलंपिक को हो गए, हाँ हो गए 2800 साल, लेकिन भारत के लोग भी ऐसे सामूहिक खेल खेलते थे क्या? ये प्रमाण मिला है उसके भी पहले का, यानी लगभग 5500 साल पहले का। गुजरात के कच्छ के रण में जहां खुदाई हुई है 2 स्टेडियम मिले हैं। इसका मतलब भारत के लोग हर क्षेत्र में आगे थे, लेकिन किसी ने उस छुपे हुए ज्ञान को किसी को बताने की कोशिश नहीं की। विशेष करके जिन इतिहासकारों ने एक गलत दृष्टिकोण से भारत का इतिहास लिखा है, उन लोगों ने भारत को छोटा करके दिखाया है, भारत के ज्ञान को नगण्य करके दिखाया है, और किसी विदेशी लोगों से पैसा लेकर के भारत के इतिहास को लिखने का जिन लोगों ने काम किया है। और दुर्भाग्यपूर्ण सबसे ज्यादा ये रहा है कि आजादी के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में ही भारत के गौरवशाली इतिहास को, चाहे 1857 की क्रांति हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, उससे लेकर के तो ईसा के पूर्व के भारत के ज्ञान को भी इतिहास के पन्नों पर आना चाहिए था, पाठ्य पुस्तकों में आना चाहिए था। लेकिन सरकारों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने का काम किया, और जो देश के खिलाफ मानसिकता वाले इतिहासकार थे उन्होंने गलत इतिहास लिखा, बच्चों को पढ़ाते रहे। उसका परिणाम है कि ये जो 70 साल है देश के, बहुत गलत दिशा की ओर सारा पाठ्यक्रम को लिखा गया था। उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में आज लोग ठीक करने का, सही करने का काम कर रहे हैं। जहाँ पहले से ठीक लिखा उसको ठीक रहने, लेकिन जहाँ गलत लगता है, इतिहास के तथ्य गलत लगते हैं, मैं समझता हूँ कि योग्य पद्धति से शिक्षाविद और इतिहासकार उसको ठीक करेंगे। मैं समझता हूँ यही सबसे अच्छा तरीका होगा। बहुत बढ़िया, बहुत हमारे दर्शकों को नॉलेज हुआ। अब आपके शाजापुर जिले से, सुजालपुर से एक दर्शक सवाल कर रहे हैं। संतोष जी सवाल करें अपना। मंत्री जी से मेरा एक ही प्रश्न है कि शाजापुर जिले और सुजालपुर के अंतर्गत पेयजल की जो समस्या है बहुत विकराल रूप है इसका, इसके लिए मंत्री जी कोई उपाय करें। देखिए, शाजापुर जिले में 551 गाँवों को हमने चीलर और लखुंदर की सामूहिक नल जल योजना के टेंडर हो गए, जिस पर काम चल रहा है।
इसलिए 100% गाँवों को हम इन दोनों जो हमारे डैम है इनसे पानी देने वाले हैं। और इन डैम में जब पानी की कमी होगी तो नर्मदा का जो पानी आएगा उससे हम जोड़ने वाले हैं। रहा सवाल शहरी क्षेत्रों का, शहरी क्षेत्रों में भी विशेषकर सुजालपुर के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि सुजालपुर में जो पानी का संकट है 2 प्रकार के कारण था। एक तो जब हमारे पास पानी रहता है तब भी हम पानी पूरा नहीं दे पाते थे क्योंकि टंकियों की कमी थी। अभी सुजालपुर में 4 टंकियों का निर्माण चल रहा है जो बरसात के पहले पूरा हो जाएगा। और साथ में नर्मदा का पानी जैसे ही हमारे जिले में आएगा, हमारा जो 52 घाट का डैम है उस डैम को हम बीच बीच में उससे पानी लेंगे। हमारा एमओयू हुआ है मध्य प्रदेश में नर्मदा के जल को पेयजल के रूप में उपयोग करने का, किसी नगर पालिका ने का अनुबंध हुआ है, एमओयू हुआ है। तो पहली नगर पालिका सुजालपुर है जिसका एमओयू करके हम पानी के लिए पर्याप्त प्रबंध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगले साल बारिश के बाद में सुजालपुर को पेयजल का संकट नहीं देखना पड़ेगा। मालवा से, इंदौर से हमारे साथ सवाल है शिवांगी जी जो सवाल करना चाह रही हैं। शिवांगी जी सवाल करें। और मंत्री जी से मेरा सवाल ये है कि मालवा अंचल में एक भी बड़ा सरकारी शिक्षा संस्थान नहीं है। आप इस अंचल के और उच्च तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री है, क्या कोई बड़ा संस्थान मालवा में लेके आएंगे? देखिए, मालवा का केंद्र इंदौर है। इंदौर में भी विश्वविद्यालय है, उज्जैन में भी विश्वविद्यालय है, इंदौर में आईआईटी है, आईआईएम है, उज्जैन में और इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की बड़ी श्रृंखला है। उज्जैन में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है। आयुर्वेदिक उज्जैन का आयुर्वेदिक कॉलेज को हम अय्या में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बदलने का हमने प्रस्ताव भेज दिया। बहुत जल्दी एम्स जैसा अय्या का हमारा बड़ा संस्थान बनेगा। इसलिए मालवा में बहुत अच्छे संस्थान हैं। साथ में हम मध्य प्रदेश में एमपीआईटी को स्थापित करने जा रहे हैं, उसमें भी हमारे मालवा के केंद्र होने वाले हैं। इसलिए बड़े संस्थान ऑलरेडी पहले से हैं और भी भारत सरकार के जो संस्थान उनको हम लाने पर काम कर रहे हैं। और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में मालवा अग्रणी है, आगे भी अग्रणी रहने वाला है। चलिए भोपाल में आ जाते हैं जहां से मृदुल अपना सवाल करना चाह रहे हैं। मृदुल अपना सवाल करें। मेरा मंत्री जी से सवाल ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जब शुरू किए गए थे तो बहुत बड़े बड़े दावों के साथ शुरू किए गए थे, लेकिन अभी हम देखा जाए तो वो सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गए। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हिंदी विश्वविद्यालय मुख्य रूप से हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। हमने अभी हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं। अभी आज भी समीक्षा बैठक हुई है। हम सभी विश्वविद्यालयों की समीक्षा करके एक कमेटी बना करके और अच्छी शिक्षा उनमें हम कैसे दे सकते हैं, उसमें देश भर के एक्सपर्ट लोगों को हम शामिल कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो कुछ कमी वहाँ दिखती है उसको ठीक करेंगे। और आपको जिस प्रकार की भावना के साथ वो स्थापित किया गया था देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, उसी स्वरूप में आपको संस्थान दिखने वाला है। भोपाल से हमारे साथ संतोष हैं। संतोष सवाल करें। माननीय मंत्री जी से मेरा एक सवाल था, क्या जो प्राइवेट महाविद्यालय के जो सारे अधिकार हैं, भर्ती से लेकर परीक्षा तक की जिम्मेदारी उनकी है, क्या उन्हें शैक्षणिक स्टाफ भी अपने अनुसार रखने के लिए अधिकार मिलेंगे? देखिए, सोसाइटी संस्थान जो है जी, वो एकेडमिक पार्टी के रूप में स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश की सरकार की जो भर्ती नियम की जो प्रक्रिया है पीएससी के द्वारा चयनित करके वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और हमने जहाँ ऑटोनॉमस रूप से जिन संस्थानों को ये छूट भी है कि भाई वहाँ के लोगों का नियंत्रण पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, वहाँ भी कई प्रकार की कमियां महसूस होती है। और इसलिए सरकार भर्ती करेगी, सरकार का नियंत्रण रहेगा ताकि कर्मचारियों के, अधिकारियों के जो बाद में रिटायरमेंट के बाद की जो समस्या आती है वो सरकार वहन करती रहे। और ये लोग भी यही चाहते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑटोनॉमी मतलब एकेडमिक होना चाहिए, जो भर्ती और कर्मचारियों की ऑटोनॉमी नहीं होना चाहिए। उससे निरंकुशता बढ़ेगी और सक्षम अधिकारी, यदि कोई इसने गड़बड़ की तो उसको कोई काम करने वाला, नियंत्रण रखने वाला भी ऑटोनॉमी बॉडी में नहीं होता है। इसलिए उस पर सरकार का ही नियंत्रण होना चाहिए। इसी के साथ में हम उनको और अच्छा कैसे कर सकते हैं और अच्छे लोग कैसे दे सकते हैं,
वो सरकार लगातार कर रही है, इसलिए उनमें हम पीएससी के माध्यम से सब में भर्ती करते हैं। भोपाल से ही सारांश जी अपना सवाल करें, जल्दी करें। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूं कि एक्सीलेंस कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कॉलेज कब और कहां खोले जाएंगे। देखिए, अभी हर जिले में एक एक एक्सीलेंस कॉलेज हमने स्थापित कर, जो पहले से हैं उन्हीं को हमने अच्छा करना है। अभी जिस बिल्डिंग में, जिस भवन में है, उनको पुताई, उनकी व्यवस्थाएं, उनका फर्नीचर, ये सारे ठीक करने का काम कर रहे हैं। जहाँ निर्माण की आवश्यकता पड़ रही है उनके नक्शे बनाकर, डिजाइन बना करके और अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जहाँ ऐसा लगेगा कि नया भवन, पुराने भवन है, तो उनको हटा करके दूसरे नए भवनों का भी निर्माण पर हम आगे सब कार्य योजना बना चुके हैं। और मैं समझता हूँ ये कॉलेज तो इसी साल से इन पर काम प्रारंभ हो गया है, पढ़ाई इनमें प्रारंभ हो गई, एडमिशन हो गए हैं और नए नए विषय जो हमने खोले हैं उसमें रुचि के साथ अलग अलग जगह पर काफ़ी नए विद्यार्थियों ने एडमिशन लिए हैं। चलिए, 2 दर्शक और हमारा काफी लंबा इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। भोपाल से अमित अपना सवाल करें। मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं। आरोप लगता है कि इंदर सिंह परमार मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में संघ की नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संघ की नीति तो व्यक्ति निर्माण है, देशभक्त, ईमानदार, चरित्रवान व्यक्ति निर्माण करने का है। और जो नीति या शिक्षा में जो बदलाव करना चाह रहे हैं, राष्ट्र की है, देश के लिए है। इसलिए देश के लिए काम करना, अब यदि देश के लिए काम करना, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, और यदि उसी को लोग संघ की नीति माने तो माने। हम तो देश के लिए काम करते हैं, संघ भी देश के लिए काम करता है, बाकी लोग भी देश के लिए काम करते हैं। इसलिए देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये राष्ट्र की नीति है। भारत का गौरव बढ़े जी, ये राष्ट्र की नीति है कि नहीं है? भारत का स्वाभिमान बढ़े, भारत की ताकत बढ़े, भारत की क्षमता बढ़े, भारत के लोग योग्य बने, ये राष्ट्र की आवश्यकता है कि नहीं? राष्ट्र की नीति का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? ये किसी संगठन की नहीं। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्त लोग निर्माण करने का काम करता है, ईमानदार लोग निर्माण करने का काम करता है, चरित्रवान लोग निर्माण करने का काम करता है। इसलिए जहां ईमानदारी आएगी, लोग कहते हैं साहब आरएसएस का होगा। अब इसमें आरएसएस का, इंदर सिंह का दोस्त नहीं है। इसमें तो जो लोग सोचते हैं, विचार करें, सब लोग देशभक्त क्यों नहीं होना चाहिए? सब लोग ईमानदार क्यों नहीं होना चाहिए? क्या केवल ईमानदार रहना, देशभक्त रहना या चरित्रवान रहना केवल संघ के लोगों के जिम्मे है क्या? संघ तो व्यक्ति निर्माण का काम करता है और राष्ट्र की नीति लागू करने का काम हर देशभक्त नागरिकों को करना चाहिए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। और उसमें भी संघ भी देशभक्त लोगों का संगठन है, इसलिए संघ भी राष्ट्रभक्त है। और इसलिए लोगों को गलतफहमी होती है। राष्ट्रभक्त और देश की नीति है वो लागू करना ही राष्ट्रभक्ति है, मैं समझता हूँ। चलिए, गोपाल भार्गव जी के यहाँ से 2 दर्शक बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, राहली से, जहां से योगेश नेमा जी है। योगेश जी सवाल करें। प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी था, जिसे सरकार ने अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। क्या सरकार उसी स्तर का कोई दूसरा विश्वविद्यालय बना रही है? देखिए, हमने सागर में अपना मध्य प्रदेश सरकार का एक विश्वविद्यालय इस साल से हमने प्रारंभ कर दिया है, अवंतीबाई लोधी के नाम से। धीरे धीरे करते उसके साधन दे करके हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी कि हमारे केवल सागर का नहीं तो हमारे जितनी भी हमने इस साल यूनिवर्सिटियाँ स्थापित की है 3, वो तीनों यूनिवर्सिटी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देने वाली वहाँ हो सके, उसके लिए पर्याप्त साधन, पर्याप्त फैकल्टी हम देने पर काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल है, रैली से ही है, सैलेन सोनी जी का। सैलेन जी अपना सवाल करें। क्या शैक्षणिक व्यवस्था में शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति लेकर सरकार कोई कदम उठा रही है क्या, जिससे शैक्षणिक माहौल अच्छा हो सके, सुधर सके, बच्चों की स्थिति अच्छी हो सके? देखिए, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश में जितनी एडमिशन है, प्रवेश है, उतनी उपस्थिति महाविद्यालयों में नहीं है। हमने 2 प्रकार के विषयों पर हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, हमारे शिक्षक पहले 100% उपस्थित है, उनको सार्थक ऐप से जोड़ा है और सार्थक ऐप से जोड़ करके आगे ये तय होने वाला है कि भाई जो शिक्षक उपस्थित नहीं हुआ है, क्लास में अनुपस्थित रहा है, उसकी ऑटोमेटिक उसको वेतन से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक उसका वेतन कटता जाएगा। दूसरी तरफ हम विद्यार्थियों की भी उपस्थिति पर काम कर रहे हैं, उनको भी हम सार्थक ऐप से जोड़ेंगे।
अब उसमें दंड का रूप में देखेंगे या हम एक पॉजिटिव रूप में देखेंगे? पॉजिटिव रूप में हम काम ज़्यादा करने का वो है कि भाई हम जो छात्र जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति होगी उसको हम क्रेडिट के रूप में अंक देंगे, ताकि उसके वर्ष भर के रिजल्ट में वो उपस्थिति का भी क्रेडिट मिल जाए और ज़्यादा से वो उसी के हाथ में होगा। उसमें पढ़ाई लिखाई से जिस प्रकार से एक सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं उसी प्रकार से उसको भी इसमें हम क्रेडिट देने का काम करेंगे, ताकि विद्यार्थियों को स्वयं को लगे कि भाई मुझे कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा समय उपस्थित रहना चाहिए। ये हमारी पॉजिटिव अप्रोच पर हम काम कर रहे हैं, जो जल्दी हम लागू करने वाले हैं। एक कार्यक्रम समाप्त हो रहा है तो निश्चित तौर पे अब आप हैं उपस्थित, तो मैं थोड़ा सा उसका लाभ ले लेता हूं। बहुत जगह ऐसा होता है, आपने 10 से 6 अंगूठा लगाने कर्मचारियों के लिए है, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है वो जाता है नहीं जाता है, अंगूठा लगाता है, दिन भर काम करता है नहीं करता, खासकर विश्वविद्यालयों में। इसके लिए कुछ मॉनिटरिंग के लिए आप व्यवस्था करेंगे? हम हमारे स्वराज एक्सप्रेस से हमारे दर्शक सुन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, हमने जिस प्रकार से शासकीय महाविद्यालय जो हमारे संचालित होते हैं उसमें हमने सार्थक ऐप से जोड़ने का काम किया। हमने विश्वविद्यालयों को भी, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी के साथ जब हमारी बैठक हुई थी तो सभी कुलगुरुओं ने मिलकर के निर्णय किया है कि हम भी उपस्थिति हमारे प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की 100% उपस्थिति कैसे हो जाए उसके लिए हम सार्थक ऐप का उपयोग करेंगे। बहुत जल्दी वो भी वहाँ भी लागू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अपने स्तर पर शिक्षा के वातावरण को अच्छा करना, परिसर के वातावरण को अच्छा करना, प्रोफेसरों की उपस्थित रहे, छात्रों की उपस्थित रहे, उसको मिलके हम एक पॉजिटिव प्रयास करने जा रहे हैं। आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम मध्य प्रदेश के शिक्षा के जगत को मिलने वाला है, एक बड़ा वातावरण बनने वाला है और हम कह सकेंगे कि मध्य प्रदेश अन्य राज्यों के साथ बराबरी से चल करके अपने एकेडमिक उद्देश्य को पूरा कर रहा है। कई विश्वविद्यालय में बड़े बड़े डिपार्टमेंट खुल गए हैं, प्रोफेसर हो गए हैं 2-2 और एक भी स्टूडेंट नहीं है। क्या उस तरफ भी मंथन करेंगे? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी विश्वविद्यालय हैं निश्चित रूप से वहाँ पर जहाँ पर उनका कैंपस आधारित क्लासें हैं वहाँ विद्यार्थी है तो वहाँ शिक्षक भी है। कुछ विश्वविद्यालय हमारे ऐसे भी है कि जो उनका खुद का कैंपस नहीं है लेकिन कॉलेज चलते हैं और छात्र वहीं नहीं दिखते हैं क्योंकि वहाँ उनका खुद का कैंपस ही नहीं है। जैसा मैं छिंदवाड़ा की बात कहता हूँ, सभी कॉलेज के ही वहाँ पर उनका विद्यार्थी यानी जो संबद्धता है केवल वहाँ पर कॉलेजों की है। और हमने ये जो कॉलेज या छिंदवाड़ा कॉलेज की बात करते होंगे, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की, चाहे अभी हमने खरगोन में नया विश्वविद्यालय स्थापित किया उसकी हम बात करते हैं, चाहे सागर में स्थापित किया उसकी, चाहे हमने गुना में स्थापित किया है, ये सबके पीछे हमारा भाव है कि भाई दूरस्थ क्षेत्र तक दूर दूर से किसी बड़े स्थान पर विद्यार्थी आते थे, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती थी तो कई खर्च करके आना पड़ता था, इसलिए उनको निकटतम स्थान से अपनी समस्याओं का समाधान हो सके और अपनी पढ़ाई भी कर सके। और जो ट्राइबल क्षेत्र विशेष करके जहाँ पर हमने खरगोन में जो एक विश्वविद्यालय को भी कोई सोच नहीं सकता था उसको स्थापित करने का निर्णय, भाव यही है कि हमारे ट्राइबल समाज के लोग विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से कमज़ोर होती है, इसलिए वो बाहर जाने में उनको कठिनाई होती है क्योंकि वो साथ में कोई ना कोई काम कर सकते हैं, परिवार की उनके पास जवाबदारी होती है, इसलिए उनके क्षेत्र में वहाँ कम दूरी पर उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा विश्वविद्यालय मिल जाए और अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाए, इसके लिए हमने विश्वविद्यालय खोले हैं। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी इससे सुविधा होगी और आने वाले समय में अच्छे अच्छे संस्थान हमारे, अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलेगी, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे ताकि वहाँ के विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उसका ले सके। वो सभी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था होने वाली है। मेरा सवाल ये था कि विश्वविद्यालय है, कैंपस है, उसमें विभाग खुले हैं अलग अलग, उसमें प्रोफेसर भी है लेकिन स्टूडेंट नहीं है। ये हमारा आपको एक सूचनार्थ हम आपको ये आपकी सूचना को हम स्वीकार करते हैं जी। हम जितने भी विश्वविद्यालय में कभी कहीं ऐसा हो रहा है तो उसका निरीक्षण करेंगे और हमारे कुलगुरुओं को हम कहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए जी। चलिए, बस हम आधा मिनट और आपका लेंगे। तो आज हमने बात की प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और आयुष महकमे के मंत्री इंदर सिंह परमार से, जिनसे स्वराज एक्सप्रेस ने भी सवाल किए और स्वराज एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों ने भी, जिनका मंत्री जी ने बखूबी उत्तर दिया।
साथ ही उन्हें उन योजनाओं को परिभाषित भी किया जो छात्रों की बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार चला रही है। हम उम्मीद करते हैं मंत्री जी आने वाले समय में मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देश का सिरमौर बनाएंगे, जिन्हें स्वराज एक्सप्रेस उन्हें शुभकामनाएं देता है। आखिर में यह शेर पर बिल्कुल मुफीद बैठता है कि मेरी मंजिल करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे इरादों पे, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है।